शहीद कैप्टन विक्रम बत्रा जी के घर। जिस तरह से आप ये नेम प्लेट पढ़ सकते हैं, किरदारी लाल बत्रा जी, कमल कांता बत्रा जी। दूसरी तरफ आप छोटी नेम प्लेट पढ़ सकते हैं, लव कुश बिला। लव कुश बिला की बात करूं तो जिस तरह से विक्रम बत्रा, शहीद विक्रम बत्रा जो है, उनके भाई विशाल लव कुश के नाम से उनको जाना जाता है। और ये आज मैं इस समय जो घर पे खड़ा हूं, ये वही घर है। यहाँ पर शहीद विक्रम बत्रा जी जो हैं ये रहते थे। और उनके घर पे आना, अगर मैं बात करूं तो जिस तरह से जो भी शहीद होते हैं, हम पहले भी बात करते आते हैं, जो शहीद हैं वो कभी भी जिंदगी में भी कभी कहा जाता है कि मरते नहीं, हमेशा अमर रहते हैं। तो शहीद कैप्टन विक्रम बत्रा की अगर मैं बात करूं तो जिस तरह से आप सब जानते हैं, मुझे लग रहा है हमारे देश का बच्चा बच्चा शहीद कैप्टन विक्रम बत्रा को जानता है, क्योंकि विक्रम बत्रा वो विक्रम बत्रा जिन्होंने 1999 में कारगिल वार में विजय का सबसे बड़ा जो रोल अदा किया था, ये वो विक्रम बत्रा है। विक्रम बत्रा जी के घर पे आना हुआ। आज हमारी कोशिश होगी कि विक्रम बत्रा के फैमिली मेम्बर्स के साथ बात हो। हमारी कोशिश होगी कि विक्रम बत्रा के पिताजी की कुछ बातें हों, कुछ ऐसी बातें जो कि अक्सर आपने विक्रम बत्रा की काफ़ी स्टोरीज़ जो हैं वो अलग अलग चैनल्स के माध्यम से आपने देखी हैं, पर कुछ ऐसी बात करेंगे जो थोड़ा अलग से हो, कि अमूमन आपने अभी तक इतना ना सुना हो विक्रम बत्रा जी के बारे में। तो आज शहीद कैप्टन विक्रम बत्रा जी के घर आना, विक्रम बत्रा जी के घर पे हैं, तो ज़रूर विक्रम जी के बारे में कुछ ऐसा जानना चाहेंगे जो अक्सर हमारे जो चैनलों पे पहले भी काफ़ी आपने स्टोरीज देखी हैं विक्रम बत्रा जी की, पर कुछ ऐसा कि जो आज तक आपको ना पता हो, या फिर कुछ ऐसा कि उनके पिताजी हमारे साथ हैं, उनकी क्या ऐसी मांग रहती है कि विक्रम बत्रा जी की बातें तो हुई काफ़ी सारी, सबको पता है कारगिल वार के हीरो रहे विक्रम बत्रा, बट सबसे बड़ी चीज़ ये देखने वाली है कि एट प्रेजेंट क्या क्या चीज़ें उनके बारे में होनी चाहिए, क्या वैसा है कि नहीं है, ये भी एक बहुत ज़रूरी पॉइंट रहेगा। हमारे साथ बातचीत करने के लिए विक्रम बत्रा जी के पिताजी जनाब जीएल बत्रा जी हमारे साथ इस समय मौजूद हैं। सर, सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत स्वागत हमारे चैनल। थैंक यू। बता साहब, विक्रम बत्रा की अगर बात करें तो जहाँ से भी मैं उनकी गाथा शुरू करूँ, जहाँ भी कोई बात शुरू करूँ, तो मुझे लग रहा है हमारे व्यूअर्स को सब पता है। तो मेरी थोड़ी कोशिश रहेगी कि थोड़ा डिफरेंट, थोड़ा सा एक दो पॉइंट जो है मैं अपने व्यूअर्स को ज़रूर बताऊँ। एक तो सबसे पहले मैं बड़ा अपने आप को सौभाग्य प्राप्त कर रहा हूँ कि मैं आपके साथ बैठकर आज एक ऐसे इंसान की जो है वो गाथा जो है वो सुनाने जा रहा हूं। क्यों बत्रा साहब, सबसे पहले जब विक्रम बत्रा आर्मी में ज्वाइन किए हैं, क्या उससे पहले उनका मन था कि मैं आर्मी में जाऊं? जिस तरह से अगर मैं आपकी बात करूं, आप एजुकेशन डिपार्टमेंट में हैं, अगर मैं माता जी की बात करूं वो भी उसमें है एजुकेशन, तो मैं पूछना चाहता हूं कि क्या उनका मन था इस तरफ जाने का? जी हाँ, देखिए, बचपन से ही बड़े पेट्रियाटिक थे कि अक्सर बचपन में बच्चे अपने माता पिता से या दादा दादी नाना नानी से रात्रि में सोने से पूर्व ये आग्रह करते हैं कि उनको कोई कहानी सुनाएं। तो मैं हमेशा उनको जो है वीर पुरुषों की कहानियां सुनाता था, जैसे हमारे छत्रपति शिवाजी हैं, या महाराणा प्रताप हैं, सुभाष चंद्र बोस हैं, गुरु गोविंद सिंह जी हैं, उनके बच्चे हैं। तो ऐसे ऐसे वीर पुरुषों की कहानियां मैं अक्सर उनको सुनाया करता था और वो बहुत प्रभावित भी होते थे इससे। तो नॉर्मली होता ये है कि बच्चों का जो मस्तिष्क होता है काफ़ी कोमल होता है और उस पर जो एक छाप बन जाती है वो एक परमानेंट या स्थायी रूप में बन जाती है और वो आगे चल के उनके व्यक्तित्व का एक हिस्सा बन जाती है। तो बचपन से ही उनको जो है देश प्रेमी थे वो, और जब युवा हुए वो और चंडीगढ़ में उन्होंने अपनी पढ़ाई पूरी की, तो और जिस दौरान कर रहे थे, तो हालांकि जैसे कॉलेज में बच्चे जाते हैं तो उनको करियर की भी चिंता होती है कि अब करियर कैसे बनाना है। तो इस दौरान उन्होंने मर्चेंट के लिए भी ट्राई किया था, मर्चेंट नेवी के लिए, और उसमें वो सिलेक्ट भी हुए। 2 बार वो अकेले बॉम्बे गए, वहाँ जाकर के उन्होंने रिटन टेस्ट दिया, उसके बाद में फिर इंटरव्यू दिया एंड फाइनली वो बड़े अच्छे मार्क्स के साथ में वहाँ सिलेक्ट हुए। लेकिन चूंकि उनके मन मस्तिष्क में एक देश सेवा की और देश प्रेम की भावना थी, तो अंतिम समय में उन्होंने इनकार कर दिया जब जाने का समय आया कि मैं तो मर्चेंट में नहीं जाऊंगा, और उन्होंने ये निश्चित किया कि मैं आर्मी में कमीशन लूंगा और आर्मी में कमीशन लेकर के मैं अपने देश की सेवा करूंगा। बता साहब, एक चीज़ पूछना चाहूँगा, जब विक्रम जी वार पे जा रहे थे तो लास्ट जब छुट्टी पे थे तो कब मुलाकात हुई थी, घर पे कब मुलाकात हुई थी? देखिए, वार से कुछ दिन पूर्व वो हमारे पास 2-3 दिन के लिए आए थे
शायद ट्रांजिशन पीरियड था, वो कहीं गए हुए थे किसी ट्रेनिंग में, और जब वो कश्मीर वापस जाने लगे थे तो चूंकि पालमपुर रास्ते में ही पड़ता है, पठानकोट से होकर जाना पड़ता है, तो वो 2-3 दिन के लिए हमारे पास आए थे। लेकिन जब वो वापस चले गए तो उसके बाद में 5-7 दिन के बाद ही हमें टेलीफोन से उन्होंने बताया कि कारगिल वार छिड़ गई है, जिसका पहले भी कुछ आभास हो रहा था। तो और हमारे यूनिट को वहाँ के लिए जो है हमारा पोस्टिंग कर दिया गया है, और मैं अपने यूनिट के साथ में द्रास और कारगिल के लिए जा रहा हूँ। ये दिल मांगे मोर की बात जब आती है तो, या फिर शेरशाह की बात आती है तो काफ़ी सारी बातें निकलती हैं। ये दिल मांगे मोर उनका कोई कोड था, पर कोड के पीछे कुछ और भी था। कहते थे कि जब विक्रम बत्रा जी 5140 पोस्ट जब वो जीत चुके थे, तो उसके बाद उनके जो ऑफिसर थे, सीनियर ऑफिसर जोशी जी, वो उनको ऑर्डर करते थे कि विक्रम जी आप आ जाइए। तो उनका एक कोड भी था, ये दिल मांगे मोर। क्या उस कोड के साथ वो बात कहीं ना कहीं मिलती है जो जोशी जी उनको कोई ऑर्डर कर रहे थे? देखिए, ये दिल मांगे मोर उन्होंने स्वयं इसका चुनाव किया था एज ए विक्ट्री कोड, विक्ट्री सिग्नल के बतौर उन्होंने इसको चुनाव किया था। और जब उन्होंने कहा था कि मेरा विक्ट्री सिग्नल ये दिल मांगे मोर होगा, तो जोशी सर जो कि उनके सीईओ थे, वो थोड़ा हंस पड़े थे कि ये लड़का, इसकी बहादुरी देखो, इसका जज्बा देखो, जो कि जंग के मैदान में भी ये कह रहा है कि ये दिल मांगे मोर। तो जब इन्होंने वहाँ पर ये 5140 के लिए इनका ऑपरेशन इन्होंने किया है वहाँ पर, और उसको इन्होंने रिकैप्चर किया, आधी रात के समय में रिकैप्चर किया, और तब इन्होंने अपना ये विक्ट्री सिग्नल वहाँ पर ये बोला था। जब इनके सीईओ साहब ने पूछा कि विकी कैसा है, तो इन्होंने ये कहा था, सर ये दिल मांगे मोर। तो एक्चुअली उनका तात्पर्य ये था कि मैं अभी तक जो है मेरी संतुष्टि नहीं है, मैं इनको बिल्कुल बाहर धकेल देना चाहता हूं, और इनको अपने देश से बिल्कुल शायद इसीलिए कोड रखा था कि उनको पता था कि मैं 5140 जीतूंगा, उसके बाद और भी जीतूंगा। इसलिए शायद उन्होंने अपना कोड यही दे दिया कि ये दिल मांगे मोर। जी हाँ, उनके मन में यही था कि इनको हमने बिल्कुल बाहर निकाल के छोड़ना है, वो किसी भी कॉस्ट पर, किसी कीमत पर भी। और फिर वहां पर उन्होंने अपना तिरंगा फहराया, और जो है वहाँ पर इन्होंने 7-8 दुश्मनों को मारा भी है। कुछ लोग गिर करके मर गए हैं, कुछ लोग भागने में सफल हुए हैं। तो ये उनकी पहली विक्ट्री थी। और इसमें जो सबसे बड़ी बात थी जो, वो ये थी कि इनकी तरफ एक भी कैजुअलिटी नहीं हुई थी, कोई क्षति नहीं हुई थी। तो ये एक बहुत बड़ी बात है जो कि मैं समझता हूँ कि मिलिट्री के इतिहास में स्वर्णाक्षरों में लिखी जाएगी। बत्रा साहब, जब शहादत हुई विक्रम बत्रा जी की, तो उस समय लैंडलाइन फ़ोन ही थे, शायद मोबाइल फ़ोन तो इतने होते भी नहीं थे। मैसेज जो आया था, जो मतलब घर पे मैसेज आया, वो उनके ऑफिसर्स के थ्रू क्या आता है कि, या फिर किस तरह से वो मैसेज आपके तक पहुंचता है? देखिए, ये जिस दिन इन्होंने मेरे को स्मरण है कि शायद 17 जून के आसपास की ये घटना है। तो जब इन्होंने उसको विक्ट्री कर लिया है, कैप्चर कर लिया है, तब इन्होंने सुबह सुबह हमें फ़ोन किया था, अर्ली मॉर्निंग। उस समय मोबाइल फ़ोन नहीं हुआ करते थे, तो लैंडलाइन फ़ोन ही थे। और मैं जैसे ही सोकर उठा तो हमारा जो लैंडलाइन का फ़ोन था उसकी रिंग हुई, और जैसे ही मैंने उठाया तो वहाँ से आवाज़ आई कि डैडी आई हैव कैप्चर्ड। तो उन्होंने डायरेक्टली ये कहा कि आई हैव कैप्चर्ड। लेकिन चूंकि वो सैटेलाइटिक फ़ोन से बात हो रही थी, तो आवाज़ कुछ क्लैश कर रही थी, इस वजह से मुझे कुछ स्पष्ट नहीं हुआ। तो मुझे थोड़ा सा ये भ्रम हुआ कि कहीं ऐसा तो नहीं है कि ये कैप्चर हो गए हैं। तो मैंने फिर उसको रिपीट किया, और थोड़ा उनको भी लगा कि डैडी कुछ थोड़ा सा घबराए से हैं। तो फिर उन्होंने बार बार रिपीट किया कि डोंट वरी डैडी, डोंट वरी, आई हैव कैप्चर्ड रिकैप्चर्ड अवर पीक 5140। सो तब मुझे थोड़ा सा कंसोलेशन हुआ कि, और मैं समझता हूँ कि वो इट वॉज द हैप्पीएस्ट मोमेंट ऑफ माई लाइफ। मेरी छाती चौड़ी हो गई थी उस वक्त, और मैं समझता हूँ कि वो जीवन का एक सबसे सुखद पल था। यानी जितना भी एक व्यक्ति अपने पुत्र पर अभिमान कर सकता है, प्राउड कर सकता है, उतना मुझे वहाँ पर उस समय फील हुआ। ये बहुत बड़ी बात होती है, एक पिताजी का इतनी बात कहना कि आज चाहे बात 22-23 साल की हो गई हो, आज शहीद विक्रम बत्रा जी के घर पे आने के बाद महसूस होता है कि शहादत क्या चीज़ है। जब हम ऊपर शूट करने के लिए गए, उनकी जब हमने गैलरी देखी, वहाँ पर बत्रा साहब ने विक्रम बत्रा जी की एक एक चीज़ संभाल के रखी है। उसमें से चाहे वो छोटी छोटी चीज़ें हों, बेटा शहादत
पाले, उसके बाद कहना कि सीना बड़ा चौड़ा हो गया कि जब मुझे पता लगा 5140 जो है मैंने कैप्चर कर ली है। अच्छा लगा, बड़ा दिल खुश हुआ, पर शहादत पाने के बाद भी आज इतनी ताकत से बोलते हैं और हम जब खबर कर रहे हैं तो हमारे लिए बड़ा मुश्किल है। तो आज मैं एक चीज सबसे बड़ी जो बात करने के लिए यहां पर पहुंचा हूं शहीद कैप्टन विक्रम बत्रा जी के घर, वो ये बात है कि जब हम जम्मू से आ रहे थे हिमाचल की ओर, हम पालमपुर तक पहुंच गए, हमें कहीं भी कुछ ऐसा नहीं दिखा कि इस लेजेंड का कुछ ऐसा कोई चीज बनाई गई हो, कोई ऐसा स्मारक बनाया गया हो जिससे हमें पता चले कि आज हम जो शहीद कैप्टन विक्रम बत्रा जी की जो भूमि उस तरफ हम एंटर कर चुके हैं। हमें यहां तक पहुंचना गूगल मैप का सहारा लेना पड़ा। यहां तक पहुंचने के लिए हमारी अंकल से लगातार बात हो रही थी फोन पे, ये हमें लोकेशन बता रहे थे। तो कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लगा कि नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए। एक ऐसा होना चाहिए कि ऐसा मार्ग बन जाना चाहिए कि कोई भी आए, चाहे वो जब भी पालमपुर एंटर करने लगे तो उनको पता चल जाए कि विक्रम बत्रा जी का घर कहां पर है। ये चीज मुझे हिमाचल गवर्नमेंट से चाहे मैं कहना चाहूं, चाहे फिर सेंट्रल गवर्नमेंट से कहना चाहूं, क्योंकि परमवीर चक्कर ये कोई छोटी बात नहीं होती है। परमवीर चक्कर का घर ढूंढने में भी अगर किसी का ऐसे भी मन हो, जिस तरह से जीएल बत्रा जी ने कहा कि काफी लोग मिलने के लिए आते हैं, उनको बड़ा गर्व महसूस होता है कि हम एक बार जाएं और विक्रम बत्रा जी की वो गैलरी जहां पर विक्रम बत्रा जी का छोटा छोटा हर सामान वहां पर पड़ा हुआ है, उनकी मैं चाहे वॉचेस की बात कर लूं, चाहे वो यूनिफॉर्म की बात कर लूं, तो वहां पर इनका मन रहता है कि देखने के लिए काफी सारे लोग आते हैं। पर यहां तक पहुंचना आसान नहीं हुआ, हमें काफी ज्यादा लोगों से भी पूछना पड़ा, फोन पे भी लगातार पूछना पड़ा। तो मेरी एक रिक्वेस्ट रहेगी कि ये चीजें जो हैं, ये ऐसा नहीं होना चाहिए कि परमवीर चक्र का घर ढूंढना हो पालमपुर में तो हमें इतना समय लगे। जेल बत्रा साहब, क्या आप सही कहते हैं कि जो मैंने बात कही है कि ऐसा होना चाहिए, कि आपकी मांग रही, कभी आपने बात भी की? बिल्कुल, देखिए मैं हमेशा जो भी मंच मुझे बोलने के लिए मिले हैं, मैंने हमेशा ये कहा है कि उनका एक भव्य स्मारक जो है वो उनकी जन्मभूमि है ये, और उनकी कर्मभूमि भी है। तो यहाँ पर उनका एक ऐसा भव्य स्मारक बनना चाहिए जो कि जितने भी लोग देश से इधर आते हैं और वो मिलने के लिए आते हैं, तो उनको जो है एक उनके विषय में उनकी जो शौर्य गाथा है उसके बारे में पता चले, और इसके साथ ही उनसे उनको प्रेरणा भी प्राप्त हो। दूसरा एक चीज मैं कहना चाहता हूं, अगर पढ़ाई की बात करें तो बच्चों को काफी सारी चीजें पढ़ाई जाती हैं, अलग अलग बुक्स में बड़ी सारी गाथाएं भी लोगों की लिखी जाती हैं। क्या ऐसी कोई मांग रहेगी कि विक्रम बत्रा की बात, अगर मैं फिर दोहराना चाह रहा हूं, कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक बात होती है, पर ऐसा कहीं भी नहीं देखा जाता कि कहीं बुक्स में उनकी कोई गाथा बनाई जाए जिससे हमारा यूथ इंस्पायर हो? इसके ऊपर आपका क्या कहना है? देखिए, ये भी बात जो है मैं अक्सर कहता रहा हूं कि जैसे हमारी जो आज़ादी पूर्व के जो हमारे शहीद हैं, जैसे भगत सिंह जी हैं या चंद्रशेखर आज़ाद हैं, ऐसे ऐसे शहीद हैं हमारे, तो उनकी जो गाथा है वो हमारी जो सोशल साइंसेस की बुक्स होती हैं उसमें उनकी ब्रीफ बायोपिक होती है, या कह लीजिए उनकी जो जीवन गाथा होती है। तो इसी तरह से ये जो हमारी आज़ादी के बाद के हैं, 1947 के बाद के, तो ये भी शहीद हैं, ये इनका भी उतना ही शहादत है, उतनी ही बलिदानी है। तो इनको भी उन पुस्तकों में स्थान मिलना चाहिए ताकि हमारी जो पीढ़ी है, फ्यूचर जनरेशन, उनको भी इनके बारे में पता चले और वो उनसे प्रेरणा प्राप्त कर सके। बत्रा साहब, लास्ट में मैं एक चीज पूछना चाहूंगा, क्या मैसेज देंगे आप यंग यूथ को, जो विक्रम बत्रा को कई सारे तो सोशल मीडिया पे भी काफ़ी सारे लोग फॉलो करते हैं, उनकी पोस्टें हम देखते हैं काफ़ी डलती हैं, क्या उनको क्या मैसेज देंगे? जो हमारा यंग यूथ है कहीं ना कहीं थोड़ी अपनी राह जो है भटकता हुआ नजर आ रहा है। देखिए, यूथ के लिए मेरा हमेशा से यही कहना है कि करेक्टरफुल बनिए। देखिए, हमारे बड़े बड़े, हमारी धरती में ऐसे ऐसे महापुरुष हुए हैं, कण कण में महापुरुष हुए हैं, है ना, सेंट्स हुए हैं, लीडर्स हुए हैं, रिवोल्यूशनिस्ट हुए हैं, है ना जी। तो जैसे विवेकानंद जी हैं, तो आप करेक्टर डेवलप कीजिए। हमारा करेक्टर जो है हमारे युवा का बहुत अच्छा और ऊंचे दर्जे का करेक्टर होना चाहिए, ऊंचे स्तर का करेक्टर होना चाहिए। और इसके साथ ही जो है वो हमारा समाज और हमारा देश, ये हमारे लिए सुप्रीम है, हमेशा से हैं, आदिकाल से हैं और रहने चाहिए। इस चीज को मद्देनजर रखिए कि कंट्री इज सुप्रीम, हमारी सोसाइटी इज सुप्रीम। तो उसी को नजर में रख करके आप अपना रोजी रोटी तो हर किसी ने कमाना होता है, लेकिन रोजी रोटी के साथ साथ हमारा जो देश के प्रति कर्ज है,
हमने लिया हुआ है, समाज से लिया हुआ है, उसको भी हमने चुकाना है। अपने आप में इतनी क्षमता पैदा कीजिए कि आप उससे ऋण मुक्त हो सकें और अपने देश को आगे बढ़ा सकें, उसका नाम रोशन कर सकें। परमवीर चक्र के पिता होना, और बस इसी से महसूस हो जाता है कि कैप्टन विक्रम बत्रा जी किस तरह के होंगे। जिस तरह से कहा जाता है कि बचपन से ही एक मतलब जैसे भगत सिंह जी हैं वैसी सोच थी। अगर और कहीं और भी जा सकते थे विक्रम बत्रा जी, किसी और सेक्टर में भी जाकर काम कर सकते थे, नौकरी कर सकते थे, पर नहीं, सेना को ही चुना, क्योंकि ऐसा जज्बा उनके अंदर भर के रखा था जीएल बत्रा जी ने कि जिससे महसूस होता है साफ तौर पर कि विक्रम बत्रा जी जो थे वो कैसे थे। बस अंत में एक ही बात कहना चाहूँगा कि बड़ा अच्छा लगा मुलाकात करके। कोशिश करेंगे कि कुछ ऐसे ही नए जो गाथाएं, जिनकी जो वीर जवान हमारी शहीद हुए हैं, क्योंकि शहीद जो है वो कभी भी मरते नहीं, अमर रहते हैं। आज इस घर पे आकर ऐसा लग रहा है कि कहीं ना कहीं वो वेव्स ऐसी आ रही हैं कि शायद कैप्टन विक्रम बत्रा जी यहीं कहीं पे हैं, हमारे साथ ही हैं। जिस तरह से ये बात करते हैं उस तरह से तो मुझे ऐसा ही लगता है कि कैप्टन विक्रम बत्रा जी कहीं ना कहीं इनके साथ ही हैं।